नमस्कार मित्रों, मैं गजानन शर्मा संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। देखिए, इससे पूर्व जब हमारी जो कक्षा हुई थी उस कक्षा में हम लोग पद्य पाठ योजना पढ़ रहे थे, पद्य पाठ यानी पद्य शिक्षण की विधियों के बारे में चर्चा कर रहे थे और आज हम पद्य पाठ योजना के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे नाटक शिक्षण और नाटक शिक्षण की विधियाँ, योजनाएँ, अनुवाद शिक्षण, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। पूर्व में जो कक्षा थी उस कक्षा में हमने पढ़ा था पद्य शिक्षण के लिए, काव्य शिक्षण के लिए, कविता शिक्षण के लिए कौन कौन सी विधियां प्रयुक्त होती है। उनमें सर्वोत्कृष्ट एक विधि की हमने चर्चा करी थी जिसका नाम था खंडान्वय विधि। एक विधि हमने पढ़ी थी दंडान्वय विधि, उसके बाद हमने पढ़ी थी अलग अलग विधियां पढ़ी, गीत विधि, व्याख्यान विधि, है ना। उन सब विधियों के बाद आज हम पद्य पाठ योजना की चर्चा करने वाले हैं। देखिए, पद्य पाठ योजना क्या होती है कि पद्य को पढ़ाने के लिए जो योजना होती है उसे कहते हैं पद्य पाठ योजना। कि जिस योजना के माध्यम से पद्य को कक्षा में छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है उस योजना का नाम क्या है? पद्य पाठ योजना। और आज हम पद्य के लिए कैसे उसकी प्रस्तावना के माध्यम से उसके पूर्व ज्ञान का परीक्षण करेंगे, उसके बाद कैसे उद्देश्य कथन होगा, कैसे हमें प्रस्तुत करना है और कौन कौन से कार्य हमें करने हैं, उन सब के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, पद्य पाठ योजना की बात करें, सबसे पहले प्रस्तावना। क्या होती है? प्रस्तावना। और इस प्रस्तावना की बात करें तो जो प्रस्तावना होती है उस प्रस्तावना के बारे में यहाँ प्रस्तावना से संबंधित पांच प्रश्न होते हैं। पांचवा प्रश्न या चौथा जो प्रश्न होता है वो समस्यात्मक होता है जिससे छात्रों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। उसके बाद में अध्यापक उद्देश्य कथन कहता है कि आज हम उस या इस पाठ से संबंधित चर्चा करेंगे, श्लोक से चर्चा करेंगे, सुभाषित से संबंधित चर्चा करेंगे। तो प्रस्तावना सबसे पहले क्या होती है? प्रस्तावना। फिर उसके बाद में क्या होता है? उद्देश्य कथन। और फिर क्या होता है? प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण मतलब होता है प्रस्तुत करना। और प्रस्तुत किसको किया जाता है? विषय को प्रस्तुत किया जाता है। विषयोपस्थापनम यानी प्रस्तुतिकरण में विषय को क्या किया जाता है? उपस्थापन यानी विषय को प्रस्तुत किया जाता है। एक होता है, देखो, अब जब विषय को उपस्थित अध्यापक करता है या प्रस्तुत करता है, ठीक है, सबसे पहले प्रस्तावना के माध्यम से उसके पूर्व ज्ञान का परीक्षण होता है, फिर अध्यापक उद्देश्य कथन कहता है और उसके बाद में प्रस्तुत करता है। क्या प्रस्तुत करता है? वो कहता है कि हम सबसे पहले क्या करता है? अध्यापक आदर्श वाचन करता है। प्रस्तुत में क्या क्या करता है? प्रस्तुत कैसे करता है? प्रस्तुति कैसे देता है? सबसे पहले अध्यापक क्या करता है? आदर्श वाचन करता है, फिर छात्र उसका अनुवाचन करते हैं, फिर अध्यापक अशुद्धि संशोधन करता है और उसके बाद में काठिन्य निवारण करता है। देखिए, सबसे पहले अध्यापक आदर्श वाचन करता है। आदर्श वाचन का मतलब, अब यहाँ अध्यापक क्या कर रहा है कि जब पद्य को पढ़ा रहा है को यति गति लय पूर्वक पद्य का पाठ करेगा, छंदोबद्ध गति यति पूर्वक क्या करेगा? आदर्श वाचन करेगा। जब आदर्श वाचन अध्यापक करेगा यानी शिक्षक द्वारा होता है ये कार्य, और जब शिक्षक आदर्श वाचन करता है किसमें? यति गति लय पूर्वक। लय पूर्वक पद्य का कार्य क्या है? कविता शिक्षण। और कविता मतलब काव्य का रसानुभूति, आनंदानुभूति तब होगी जब अध्यापक यति गति लय का प्रयोग करेगा। पहले अध्यापक आदर्श वाचन करेगा, फिर छात्रों से अनुवाचन करवाएगा। क्या करवाएगा? अनुवाचन। तो छात्र क्या करेंगे? अनुवाचन और अनुकरण वाचन। अनुवाचन और अनुकरण वाचन में यह है कि कभी कभी अध्यापक क्या करता है, प्रत्येक छात्रों से अनुवाचन करवाता है। पहले एक श्लोक अध्यापक ने बोला, फिर छात्रों को कहा, एक छात्र को खड़ा किया और कहा कि आप भी कीजिए। अनुकरण वाचन करवाता है या सामूहिक रूप से छात्रों से क्या करता है? अनुवाचन करवाता है। जब छात्र अनुवाचन करते हैं तो अध्यापक ध्यान रखता है कि कौन से छात्र के द्वारा कौन सी गलती हो रही है, कौन सी अशुद्धि हो रही है, तो अध्यापक उन अशुद्धियों को श्यामल पट्ट के ऊपर क्या करता है? अंकित करता रहता है, लिखता रहता है। जब अशुद्धि संशोधन करता है फिर उनको अशुद्धियों को क्या करता है? संशोधित करता है। यानी अनुवाचन में छात्रों द्वारा बोले गए अशुद्ध पदों का क्या करता है? शुद्धिकरण करता है। जब शुद्धिकरण करता है फिर उसके बाद में कुछ कठिन शब्दों का क्या करता है? अध्यापक काठिन्य निवारण करता है। काठिन्य निवारण करता है यानी कविता में आए कठिन शब्दों की कठिनता का निवारण करता है। क्या करता है? निवारण करता है। ठीक है, यहाँ तक बात आप समझ गए। फिर पाठ को आगे बढ़ाने के लिए बोध प्रश्न या भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न आदि प्रश्नों का क्या करता है? प्रयोग करता है। पद्य पाठ योजना की बात करें तो सबसे पहले प्रस्तावना।
फिर उसके बाद में उद्देश्य कथन, फिर उसके बाद में प्रस्तुतिकरणम यानी विषय को क्या करेगा, उपस्थित करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, उसमें आदर्श वाचन करेगा। आदर्श वाचन कौन करता है, अध्यापक करता है, ठीक है। किसमें करेगा, पद्य को पढ़ा रहा है तो गति यति लय पूर्वक करेगा। उसके बाद में छात्र क्या करेंगे, अनुवाचन, और कभी कभी क्या करवाता है अध्यापक, अनुकरण वाचन भी करवाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करता है अध्यापक, अनुवाचन में जो छात्रों से गलतियां होती है उनको शुद्ध करने के लिए क्या करता है, अशुद्धि संशोधन का कार्य करता है। अब अशुद्धि संशोधन का कार्य करेगा, फिर क्या करेगा अध्यापक, काठिन्य निवारण करेगा, यानी कविता में जो भी कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों को, कठिनता को दूर करने के लिए अध्यापक क्या करता है, काठिन्य निवारण करता है। जैसे काठिन्य निवारण होगा उसके बाद में अध्यापक पाठ प्रवर्धनम यानी पाठ को आगे बढ़ाने के लिए, अब दो विधियां पढ़ी हमने प्रारंभ की, खंडान्वय और दंडान्वय, यानी दंडान्वय और खंडान्वय विधि के द्वारा पाठ प्रवर्धन का कार्य करता है। ऐसे दंडान्वय तो क्या करता है, व्याकरण संबंधित प्रश्न पूछता है, और खंडान्वय क्या करता है, सर्वनाम संबंधित प्रश्न पूछता है, ठीक है। अब यहाँ दो प्रकार के प्रश्न पूछता है, एक तो भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछता है और एक सौंदर्यानुभूति प्रश्न पूछता है, ठीक है। विधि का नाम क्या है, पाठ प्रवर्धनम। पाठ प्रवर्धन में अध्यापक क्या करता है, दो प्रकार के, दो टाइप्स के क्वेश्चन पूछता है, पुटअप करता है। टू टाइप्स के क्वेश्चंस की बात करूं, दो प्रकार के जो प्रश्न पूछता है, तो एक तो प्रश्न पूछता है भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न और एक पूछता है सौंदर्यानुभूति प्रश्न। जब हमने गद्य की पाठ योजना पढ़ी थी तो वहां विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न थे, जबकि यहाँ भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न है। कौन से प्रश्न हैं, भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न, ठीक है। अच्छा ये बताइए, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं गद्य पाठ योजना में, और भाव विश्लेषणात्मक और सौंदर्यानुभूति प्रश्न कहाँ पूछे जाते हैं, पद्य पाठ योजना में, ठीक है। पाठ को आगे बढ़ाने के लिए अध्यापक क्या करता है, पाठ प्रवर्धन करता है। कौन सी विधि के माध्यम से, खंडान्वय और दंडान्वय विधि के माध्यम से। दंडान्वय यानी व्याकरण संबंधित प्रश्न पूछता है, और खंडान्वय में संज्ञा और सर्वनाम संबंधित सर्वनाम संबंधित प्रश्न पूछता है। इन विधियों का प्रयोग करते हुए अध्यापक भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछता है और सौंदर्यानुभूति प्रश्न पूछता है। उसके बाद में अध्यापक सार कथन कहता है, जो पाठ पढ़ा है या अध्यापक कथन, यानी जो पाठ पढ़ा है उस पाठ का पूरा क्या करता है, सार बताता है। क्या करता है, सार कथन कहता है, और या इसे हम कह सकते हैं अध्यापक कथन करता है। उसके बाद में क्या करता है, तुलना करता है। किससे करता है तुलना, समान श्लोकों से। अन्य जो दूसरे श्लोक हैं, समभाव वाले श्लोक हैं, उन श्लोकों से क्या करता है, उनकी तुलना करता है। इस समान भाव वाले जो भी समान श्लोक हैं, एक श्लोक पढ़ा है उस श्लोक के जैसे अन्य जो भी श्लोक हैं उन श्लोकों के साथ क्या करता है, तुलना करते हुए उनका अर्थ बताता है, और अंत में सस्वर वाचन फिर से करवाता है। यूं समझिए क्या करता है, सस्वर वाचन यानी संवेत वाचन। संवेत का मतलब होता है समूह में, यहीं पर छात्रों को रसानुभूति होती है। कौन से वाचन में छात्रों को रसानुभूति होती है, बताओ कौन सा है, रसानुभूति कहाँ होती है, संवेत वाचन में। और संवेत वाचन का मतलब समूह में वाचन करवाता है। समूह वाचन में क्या करवाता है, ऐसे नहीं ऐसे वाचन करवा दिया, नहीं, यहाँ करवाता है सस्वर वाचन कि स्वर सहित यानी यति यति लय पूर्वक क्या करवाता है अध्यापक, वाचन करवाता है। और यही प्रमुख सोपान है। पद्य पाठ योजना का सबसे महत्वपूर्ण सोपान कौन सा है, सहस्वर वाचन। कौन सा है भाई, सहस्वर वाचन। और सहस्वर वाचन में ही छात्रों को रसानुभूति होती है, और यही पद्य पाठ योजना का सबसे महत्वपूर्ण सोपान है। सहस्वर वाचन में अध्यापक क्या करता है, संवेद वाचन भी कह सकते हैं इसको, छात्रों को समूह में क्या करवाता है, वाचन करवाता है। उसके बाद में छात्रों से क्या करता है, पुनरावर्ती प्रश्न या मूल्यांकन प्रश्न पूछता है। कौन से प्रश्न पूछता है, पुनरावर्ती प्रश्न या मूल्यांकन प्रश्नाश्चय। या तो मूल्यांकन के प्रश्न पूछेगा या क्या पूछेगा, पुनरावर्ती के प्रश्न पूछता है। और अंत में छात्रों को गृह कार्य दे करके भेज दिया जाता है। ठीक है, देखिए पद्य पाठ योजना की बात करें, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं। सबसे पहले प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद में उद्देश्य कथन कौन करता है, अध्यापक। फिर प्रस्तुतिकरण करता है, और प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले आदर्श वाचन करता है, फिर अनुवाचन करता है, फिर अशुद्धि संशोधन करता है, और फिर काठिन्य निवारण। देखिए आदर्श वाचन अध्यापक करता है, अनुवाचन छात्र करते हैं, अशुद्धि संशोधन अध्यापक करता है, और काठिन्य निवारण का कार्य भी कौन करता है, अध्यापक करता है। यानी इस प्रकार से प्रस्तुत करेगा, और प्रस्तुतिकरण के बाद में वह क्या करता है, पाठ प्रवर्धन यानी पाठ को आगे बढ़ाने के लिए दो प्रकार के प्रश्न पूछता है। एक तो भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न और एक सौंदर्यानुभूति प्रश्न। कौन कौन से, भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न और सौंदर्यानुभूति प्रश्न। इसके बाद में अध्यापक क्या करता है, सार कथन यानी अध्यापक कथन कहता है।
यानी यानी पूरे पाठ का सार बताता है या अध्यापक कथन करता है, उसके बाद में तुलना करता है। तुलना किससे करता है? अन्य श्लोकों से उनकी तुलना करता है। उसके बाद में सहस्वर वाचन या समीवत वाचन करता है। अध्यापक क्या करता है? सहस्वर वाचन या समीवत वाचन करता है, और यहीं पर रसानुभूति होती है, यानी यही किसका प्रमुख सोपान है। क्या है? प्रमुख सोपान, यानी पद्य पाठ योजना का कौन सा सोपान है? प्रमुख सोपान है। उसके बाद में पुनरावर्ती प्रश्न, इसे हम कह सकते हैं मूल्यांकन प्रश्न पूछना है, और मूल्यांकन यानी जांचता है कि कितना इनको ज्ञान हुआ या नहीं हुआ, और अंत में गृह कार्य दे दिया जाता है। इसी के साथ हमारी जो पाठ्य योजना है समाप्त होती है, पद्य पाठ्य योजना का कार्य भी समाप्त होता है। यानी यूँ समझिए पद्य शिक्षण का कार्य हमने पूरा कर लिया है। विधियों के माध्यम की चर्चा कर ली है, पाठ्य योजना की चर्चा कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने व्याकरण को पढ़ा, गद्य को पढ़ा, पद्य को पढ़ा। अब हमारे सामने जो बच रहा है उसका नाम है नाटक शिक्षण। शिक्षण का नाम क्या है भाई? नाटक शिक्षण की बात करें तो नाटक जो शिक्षण है उसका उद्देश्य है, नाटक जो शिक्षण है, नट धातु से नाटक शिक्षण बना है। नट का मतलब होता है जो गाथा, नटस्य गाथाम शृणोति, नट की गाथा को सुनाता है, जो कहानियों को सुनाता है, नाटक करता है ना, अभिनय करता है, उसे कहते हैं नाट। और नट का काम जो करता है वो क्या कर, नट करने वाला, नट का मतलब नाटक। तो नटस्य गाथाम शृणोति, नट की गाथा को सुनाता है, वह क्या कराता है? नाटक। नट धातु यानी नट से क्या बनता है? नाटक। और नवुल प्रत्यय नव के स्थान पे अक हो जाता है, शब्द क्या बनता है? नट से नट प्लस नवुल, वो के स्थान पे अक हो गया, ल की हो गई इस संज्ञा, न की हो गई इस संज्ञा, वो के स्थान पे क्या हो गया? अक। नट की आर वृद्धि, ए को आवृद्धि हो जाएगी, वो क्या है ना। अच्छा, अब यहाँ नट का क्या हो जाएगा? नाट, और मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? नाटक। नट प्लस नवुल से क्या बनता है? नाटक बनता है। ठीक है। इस नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? संस्कार शिक्षणम, व्यक्ति के संस्कारों का क्या होता है? शिक्षण हो जाता है। जो नाटक करता है उसके संस्कारों का क्या होता है? शिक्षण होता है, यानी संस्कार शिक्षण कहते हैं। नाटक जो शिक्षण है, उस नाटक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? संस्कार शिक्षण, यानी संस्कारों में डेवलप करना। हर कोई व्यक्ति नाटक नहीं कर सकता है। रंगमंच पे यूँ समझिए, कक्षा में या कक्षा अभिनय कैसे भी हो, अभिनय का जो कार्य हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि जिसमें इन चीज़ों का डेवलप होता है, संस्कार होते हैं, ये सब जिसमें क्वालिटी होती है, जिसे हम कह सकते हैं भाव होते हैं, जिसको ये सब कलाएं आती है, वो सभी क्या कोई व्यक्ति नाटक का कार्य कर सकता है। तो नाटक का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? संस्कार शिक्षण है। क्या है भाई? संस्कार शिक्षण। इससे क्या होता है? संस्कार का शिक्षण होता है। कौन सा शिक्षण है? इसका मुख्य नाटक शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? संस्कार शिक्षणम। इसे क्या कहते हैं भाई? संस्कार शिक्षणम। नाटक शिक्षण में प्रस्तुत पात्रों द्वारा संस्कार शिक्षण तथा संस्कृति शिक्षण करवाया जाता है। नाटक में प्रस्तुत पात्रों द्वारा संस्कार शिक्षण तथा संस्कृति शिक्षण होता है। कौन सा शिक्षण होता है? यूं समझिए, एक तो संस्कार और एक होता है संस्कृति। अवरोह है, आरोह है, पूर्वक वार्तालाप तथा अभिनय की क्षमता प्रधान। इन लोगों के अंदर जो नाटक का कार्य करते हैं, यानी जो नाटक का कार्य करने वाला है, उसमें आरोह है, अवरोह है, या अवरोह है, आरोह, यानी कभी आवाज, उनकी जो वार्तालाप करने का जो तरीका है भावों के अनुकूल होता है, भावानुकूल होता है। यदि ऐसा कोई कार्य हो रहा है जिसमें वीर कार्य हो रहा है, वीर रूपी, तो वीरता के तरीके से ओजस्वी बातें करेंगे। जैसे कोई श्रृंगार से संबंधित तो श्रृंगार से संबंधित होगी, कभी करुणापूर्वक होगी, तो उनके भावों के अनुकूल, या जो भी भाव हैं, जो भी पात्र हैं, जो पात्र क्या करते हैं, नाटक के अनुसार अपने जो वाणी है, उनकी वार्तालाप करने का जो तरीका है, उसमें आरोह अवरोह प्रकार की भाषा का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे, और अभिनय की क्षमता का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। अभिनय की क्षमता होती है इसमें कौन सी? आरोह अवरोह पूर्व वार्तालाप तथा अभिनय की क्षमता प्रदान करते हैं। अभिनय की क्या होती है? इनमें क्षमता होती है। इनमें कल्पना शक्ति, चिंतन, विवेचन तथा निरीक्षण शक्ति का भी इनमें क्या होता है? विकास होता है। ऐसे व्यक्तियों में क्या होती है? कल्पना करते हैं, मन में उनके कल्पना होती है, ऐसा पात्र होगा। चिंतन शक्ति, विवेचन करने की शक्ति तथा निरीक्षण करने की शक्ति का भी उनमें क्या होता है? विकास होता है। ऐसा कार्य करने से कल्पना, चिंतन, विवेचन तथा निरीक्षण शक्ति का क्या होता है? विकास होता है। विद्वान है एक जिनका नाम है भरत मुनि, और भरत मुनि ने नाटक के 3 उद्देश्य बताए हैं। भरत मुनि के अनुसार नाटक के 3 उद्देश्य होते हैं।
नाटक कितने प्रकार के होते हैं ये समझिए आप। तो 3 प्रकार के, उनके 3 उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य हैं। नाटक के 3 प्रमुख उद्देश्य। व्रत मुनि के अनुसार नाटक के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। उन उद्देश्यों की बात करें तो एक है हितोपदेश जननम, दूसरा है विश्रांति जननम और तीसरा है विनोद जननम। जनन का मतलब होता है उत्पन्न होने वाला, देने वाला, आनंद देने वाला। हितोपदेश जननम, देखो व्रत मुनि के अनुसार, व्रत मुनि ने नाटक के 3 प्रमुख उद्देश्य बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? हितोपदेश जननम, विश्रांति जननम और विनोद जननम। कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। व्रत मुनि के अनुसार नाटक का जो प्रमुख उद्देश्य है वह उद्देश्य 3 प्रकार का है। एक तो हितोपदेश जननम, एक है विश्रांति जननम, एक है विनोद जननम। हितोपदेश की बात करें, हित को उपदेशित करने वाला, हित देने वाला। उत्पन्न का मतलब, जन्म का मतलब उत्पन्न करने वाला। क्या? व्यक्ति तथा समाज के लिए कल्याणकारी उपदेश देने वाला। नाटक कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के, यूं समझिए आप। तो एक तो हितोपदेश जननम, एक विश्रांति जननम, एक विनोद जननम। एक तो हितोपदेश यानी व्यक्ति तथा समाज के लिए कल्याणकारी उपदेश वाला होता है। दूसरा है विश्रांति जननम, व्यक्ति एवं समाज के लिए शांति प्रदान करने वाला। और एक होता है विनोद, विनोद का मतलब होता मनोरंजन वाला, यानी सभी का मनोरंजन करने वाला। तो हितोपदेश, विश्रांति जननम और विनोद जननम। नाटक कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के हो गए। ये बात किसने कही है? व्रत मुनि ने कही है। तो हितोपदेश का मतलब तो ये होता है कि जो नाटक जनता, यूं समझिए व्यक्ति तथा समाज के लिए हितोपकारी हो, हित की बातें करने वाला हो, कल्याणकारी उपदेश देने वाला होता है, वह तो होता है हितोपदेश जननम। जो विश्रांति जननम होता है, यानी व्यक्ति तथा समाज में शांति को प्रकटित करने वाला हो, शांति को देने वाला हो, वह क्या कहलाता है? विश्रांति जननम। और एक होता है विनोद जननम, यानी समाज के लिए सभी का मनोरंजन करवाने वाला, सभी का मनोरंजन करवाने वाला नाटक विनोद जननम कहलाता है। कैसा कहलाता है? विनोद जननम कहलाता है। ठीक है, आगे चलिए। अब नाटक की शिक्षण विधियों की बात करें। एक बार फिर से रिपीट करता हूं। व्रत मुनि के अनुसार नाटक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। हितोपदेश जननम, विश्रांति जननम और विनोद जननम। अब हम चलते हैं नाटक शिक्षण की विधियों की ओर कि नाटक को किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। नाटक का जो शिक्षण है, नाटक का जो पाठ है, उस पाठ का पढ़ाने का जो मेथड है, जो तरीका है, वो कैसा होना चाहिए, उनको कैसे हमें प्रस्तुत करना चाहिए छात्रों के सम्मुख, उन सब के बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। नाटक जो शिक्षण की विधियों की बात करें तो नाटक जो शिक्षण होता है उसकी विधियों की बात करें तो पहली विधि का नाम है आदर्श नाट्य विधि। पहली विधि का नाम क्या है? आदर्श नाट्य विधि। आदर्श का मतलब होता है आदर्श नाटक विधि, यानी आदर्श रूप से नाटक को प्रस्तुत करना। इसमें क्या होता है? इस विधि में नाटक में आए सारे पात्रों का अभिनय स्वयं शिक्षक ही करता है। क्या होता है कि इस विधि में क्या है कि कक्षा में अध्यापक पढ़ाते समय जब पाठ, ऐसा कोई पाठ जो नाटक से संबंधित पाठ होता है, उस पाठ को पढ़ाते समय अध्यापक स्वयं ही क्या करता है? उस पात्रों के, उस पाठ में जितने पात्र हैं उन पात्रों के भावों के अनुकूल ही स्वयं अध्यापक क्या करता है? अभिनय करता है। अब जब एक बात तो ये, नाटक का कार्य जब चल रहा है, क्यों कहा गया है ना काव्यसु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, कि काव्यों में, सभी काव्यों में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो होता है वह नाटक होता है। और नाटकों की बात करें तो संसार का सर्वोत्कृष्ट नाटक जिसे कहा गया उसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये अभी नाटक प्रिय क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें अभिनय का कार्य किया जाता है, और अभिनय का कार्य करने से ये जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के सामने इनको प्रस्तुत किया जाता है, छात्रों के सामने जब प्रस्तुत किया जाता है तो छात्र क्या हो जाते हैं? इसको देख करके उनका जो ज्ञान होता है वो स्थायी हो जाता है। छात्र सक्रिय रहते हैं, अध्यापक तो सक्रिय रहता ही रहता है, मनोवैज्ञानिक होते हैं ये सब। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, अब पहली विधि जिसका नाम है आदर्श नाट्य विधि। अब बताओ, आदर्श नाट्य विधि की बात करें तो आदर्श नाट्य विधि में अध्यापक क्या करता है? स्वयं अकेला ही नाटक में आए सभी पात्रों का अभिनय स्वयं करता है। कभी क्या करता है अध्यापक? कभी वीर भाषा का प्रयोग करता है, कभी करुणा का करता है, कभी उत्साह हो जाता है, कभी उसमें मायूसता आ जाती है। तो छात्र
एक्टिविटीज को देखता है, गतिविधियों को देखता है, और वह छात्र भी इस कार्य के प्रति क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, सक्रिय रहता है। तो पात्र के आए हुए जो भी भाव है, पात्र के यानी जो भी पात्र हैं, पात्रों के अनुकूल भावानुसार आरोह अवरोह के साथ संवाद बोलकर अभिनय करता है। ऐसे बोलता है भाषा का, जितने पात्र होते हैं उन पात्रों के अनुकूल भावों के अनुसार आरोह में, कभी अवरोह भाषा में संवाद के साथ बोलकर अभिनय करता है। लेकिन इस विधि में छात्र केवल मूक दृष्टा रहते हैं। छात्र क्या करते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, मूक दृष्टा की तरह रहते हैं। व्याकरणात्मक तो ज्ञान भी नहीं हो पाता है, और व्याकरणात्मक ज्ञान होगा ही नहीं। जब अध्यापक अकेला ही सारा अभिनय करेगा तो छात्र देखते रहेंगे, और देखते रहेंगे तो व्याकरण का उनको ज्ञान नहीं होता है। विधि का नाम क्या है, आदर्श नाट्य विधि। नाटक शिक्षण की प्रथम विधि की बात करें तो प्रथम विधि का नाम क्या है, आदर्श नाट्य विधि। इस नाटक विधि में नाटक में आए सभी पात्रों का अभिनय कौन करता है, स्वयं शिक्षक करता है। पात्रों के अनुकूल भावानुसार आरोह अवरोह के साथ संवाद बोलकर अभिनय करता है। लेकिन इस विधि में छात्र केवल मुख्य दृष्टा की तरह रहते हैं। किसकी तरह रहते हैं, मुख्य दृष्टा की तरह रहते हैं, चुपचाप देखते रहते हैं, और व्याकरणात्मक तत्वों का ज्ञान भी छात्रों को नहीं मिल पाता है। ठीक है, पहली विधि का नाम क्या है, आदर्श नाट्य विधि। दूसरी विधि की बात करें, एक विधि है जिसका नाम है व्याख्या विधि। विधि का नाम क्या है भाई, व्याख्या विधि। विधि का नाम क्या है, व्याख्या विधि। इस विधि में अध्यापक नाटक के कथा वस्तु, चरित्र, कथन उपकथन, कथनोपकथन, व्याकरण आदि भाषाई तत्वों तथा रीति गुण शैली आदि की व्याख्या करता है। इस विधि के अंदर अध्यापक नाटक के कथा वस्तु, चरित्र, कथनोपकथन, व्याकरण आदि भाषाई तत्वों तथा रीति गुण शैली आदि की भी व्याख्या करता है। कौन सी विधि में, व्याख्या विधि में। विधि का नाम क्या है, व्याख्या विधि। अब यहाँ अब ये नाटक का कार्य है। अब नाटक में नाटक होना चाहिए, अभिनय होना चाहिए। अब यहाँ अभिनय का कार्य नहीं होता है, केवल व्याख्यात्मक कार्य होता है। अध्यापक क्या करता है, केवल व्याख्या करता रहता है। यानी इस विधि में अध्यापक नाटक के साथ कथा वस्तु जो भी है, उस कथा वस्तु के चरित्र, कथन उपकथन, व्याकरण आदि भाषाई तत्वों, रीति गुण शैली आदि की व्याख्या करता है। अब बताओ, नाटक में व्याकरण का कार्य करता है, कथन कहता है, कथा वस्तु सुनाता है, रीति से संबंधित बातें करता है, गुण शैली से संबंधित बातें करता है, तो फिर छात्र इसमें सक्रिय नहीं रहते हैं। लेकिन इस विधि में व्याख्या पर जोर दिया जाने के कारण नाटक के प्रवाह में कमी आ जाती है। बताओ क्यों, क्योंकि जब व्याख्या का कार्य करेगा तो छात्र उसके प्रति क्या होंगे, सक्रिय नहीं होंगे। जब छात्र सक्रिय नहीं होंगे तो उनकी रुचि नहीं बढ़ेगी, और जब रुचि नहीं बढ़ेगी तो यह कार्य कैसा हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, अमनोवैज्ञानिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें अध्यापक व्याख्या, अच्छा पाठ कौन सा है, नाटक का पाठ है, और अध्यापक क्या कर रहा है, पढ़ाते समय कथा वस्तु के बारे में बता रहा है, चरित्र के बारे में बता रहा है, कथन के बारे में बता रहा है, व्याकरण आदि का ज्ञान दे रहा है, रीति से संबंधित दे रहा है, गुण शैली के बारे में बता रहा है। तो इसमें व्याख्या पर ज़्यादा जोर दिए जाने के कारण नाटक का प्रवाह कम हो जाता है, इसलिए छात्र क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। विधि की बात करें तो विधि का नाम क्या है, व्याख्या विधि। तीसरी विधि की बात करें जिसका नाम है रंगमंचाभिनय विधि। सर्वोत्कृष्ट विधि है, नाटक शिक्षण की सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि कह सकते हैं। अच्छा, इस विधि में छात्रों के द्वारा पूरे नाटक का अभिनय रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है। अब अध्यापक क्या करता है, छात्रों को ट्रेंड करता है। जो भी पाठ होता है उस पाठ से संबंधित छात्रों को बताता है, छात्रों को पढ़ाता है, और छात्रों को तैयार करता है कि आपको यह भूमिका निभानी है। पात्रों के अनुसार छात्रों को डिवाइड करता है, और उनकी भूमिका प्रदान करने के बाद में जब छात्र इसमें कुशल हो जाते हैं तो यह कार्यक्रम रंगमंच पर रखा जाता है। स्टेज के ऊपर कह सकते हैं आप इसे, एक बड़े प्रोग्राम का आयोजन होता है। जब इसमें क्या होता है, अब यह एक प्रोग्राम, अब आप ये देखिए कि इस प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है सबके सामने, तो छात्रों में तो संस्कार शिक्षण का आविष्कार होगा, विकास होगा, छात्रों का संस्कार यानी संस्कृति का विकास होगा। लेकिन अब ये बताइए कि प्रत्येक पाठ का नाटक रंगमंच पर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे बहुत सारा खर्चा होता है, व्ययकारी होता है, और हर नाटक को रंगमंच पर प्रस्तुत करने के साधनों का भी क्या होता है, अभाव। वैसे तो बहुत अच्छा नाटक है ये, क्योंकि इससे जो ज्ञान होता है इसमें बहुत लोग सक्रिय होते हैं। छात्रों को भी पात्रानुसार भावानुकूल आरोह अवरोह का प्रयोग करते हुए छात्रों में संस्कार शिक्षण होता है। लेकिन यह रंगमंचाभिनय जो कार्य होता है वह
हमेशा रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं हो सकता है। देखिए विधि की बात करें तो विधि का नाम क्या है? रंगमंच अभिनय विधि। विधि का नाम क्या है? रंगमंच अभिनय। रंगमंच पर अभिनय करने का कार्य। इस विधि में छात्रों के द्वारा पूरे नाटक का अभिनय रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है भाई? रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है। इससे छात्रों में संस्कार शिक्षण होता है। कौन सा शिक्षण होता है? संस्कार शिक्षण। अब देखो ये कार्य अध्यापक नहीं कर रहा है। रंगमंच अभिनय विधि में सक्रिय कौन रहते हैं? छात्र रहते हैं। कार्य कौन करते हैं? छात्र करते हैं। इस विधि में छात्र के द्वारा पूरे नाटक का अभिनय रंगमंच पर होता है। इससे छात्रों में संस्कार शिक्षण होता है, जो कि नाटक का मुख्य उद्देश्य है। नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? संस्कार होना, संस्कार शिक्षण होना। और जब संस्कार शिक्षण का कार्य हो रहा है तो नाटक का यह मुख्य उद्देश्य पूर्ण हो रहा है। लेकिन यह विधि बहुत व्ययकारी है। क्यों? इसमें बहुत अधिक क्या होता है? खर्चा होता है। हर एक नाटक को रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। बहुत से नाटकों में से बहुत कम नाटकों को रंगमंच पर प्रस्तुत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लगता है? बहुत अधिक खर्चा आता है, व्ययकारी है। हर नाटक को रंगमंच पर प्रस्तुत करने के साधनों का अभाव विद्यालयों में होता है, क्योंकि वह अध्यापक या विद्यालय जो विद्यालय समिति है या विद्यालयों का जो स्टाफ है उन सब मिलकर भी हर एक नाटक को प्रस्तुत करने के लिए असमर्थ होते हैं। इसका मतलब सर्वोत्कृष्ट भी है, श्रेष्ठ भी है, लेकिन कुछ कमियां हैं। वो एक तो क्या है? ये बहुत अधिक व्ययकारी है और विद्यालयों में हर एक नाटक को प्रस्तुत करने का क्या होता है? संसाधनों की कमी होने के कारण अभाव होता है। नाटक का नाम क्या है? रंगमंचाभिनय विधि। रंगमंचाभिनय विधि की बात करें तो पूरा नाटक का अभिनय रंगमंच पर होता है। छात्रों के द्वारा यह कार्य किए जाने के कारण छात्रों के संस्कार का शिक्षण होता है और जो ही नाटक का मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य की पूर्ति होती है, लेकिन अधिक व्ययकारी होने के कारण और विद्यालयों में साधनों का अभाव होने के कारण हमेशा ये नाटक नहीं हो सकता है। एक है जिसका नाम है कक्षा अभिनय विधि। देखिए बहुत अच्छा नाटक है ये भी। यानी जो नाटक का जो अभिनय करने का जो तरीका है, जो विधि है, मेथड है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। नाम क्या है? कक्षा अभिनय विधि। अब वो व्ययकारी था, अब यहाँ पर ये आता है कक्षा में अभिनय करेंगे। इस विधि में अध्यापक सभी छात्रों को एक एक पात्र की भूमिका दे देता है। अध्यापक ने क्या किया? जैसा पाठ होता है उस पाठ में जितने पात्र हैं उन पात्रों के अनुसार छात्रों को एक एक पात्र का रोल अदा कर दिया जाता है। अब छात्रों को बता दिया जाता है कि तुझे इसका अभिनय करना है, तुझे इस पात्र का करना है, तुझे इस पात्र का करना है, तुझे इस पात्र का, ऐसे अलग अलग छात्रों को अलग अलग अभिनय का कार्य दिया जाता है। तब जब छात्र अभिनय का कार्य करते हैं तो वो छात्र क्या करते हैं और अन्य छात्रों की रुचि बढ़ती है। अच्छा, कक्षा में खर्चा भी नहीं आता है, कोई ज़्यादा व्यय भी नहीं होता है और कक्षा में ही अभिनय करते रहते हैं और छात्रों में संस्कार शिक्षण भी होता रहता है ना। तो देखिए इससे क्या करते हैं छात्र अपने अपने प्रसंग के अनुसार अभिनय करते हैं और इसमें इस कार्य को करने से जो छात्र होते हैं छात्रों की सक्रियता एवं रुचि में वृद्धि होती है। ठीक है, नाटक की जो विधि है उसका नाम क्या है? कक्षा अभिनय विधि। इस विधि में अध्यापक सभी छात्रों को एक एक पात्र की भूमिका दे देता है। ये छात्र अपने पात्र के अनुसार, पात्रानुसार प्रसंग पर कक्षा में वाचिक अभिनय करते हैं। इसमें छात्रों की सक्रियता एवं रुचि की वृद्धि होती है। इससे छात्र क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं और एवं उनकी रुचि में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होती है भैया? वृद्धि होती है। तो यूँ समझिए कक्षा अभिनय विधि नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि हो गई। क्यों? रंगमंचाभिनय भी सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन व्ययकारी होने के कारण ये कार्य सफल नहीं हो पाता है, हर एक नाटक में सफल नहीं हो सकता है। इसलिए यह तो विधि जो है सर्वोत्कृष्ट इसलिए हो गई क्योंकि इसमें व्यय कम होता है और अभिनय का कार्य अलग अलग छात्रों के द्वारा पात्रों के अनुसार किया जा रहा है, लेकिन इसमें छात्रों की सक्रियता होती है एवं रुचि भी जागृत होती है। अंतिम है समवाय विधि। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर क्या है? सर्वश्रेष्ठ विधि भी कह सकते हैं इसको। इसलिए कहा जाता है सर्वश्रेष्ठ तो कि प्रसंगानुसार इस विधि का क्या किया जाता है? मिश्रण वाली विधि है। तो नाटक रंगमंचाभिनय सर्वश्रेष्ठ, कक्षाभिनय भी सर्वश्रेष्ठ है अपने अपने क्षेत्र के अनुसार, लेकिन समवाय तो सर्वोत्कृष्ट है। सभी विधियों में सर्वश्रेष्ठ विधि इसलिए है क्योंकि अवसर के अनुसार इस विधि का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ इसको इसलिए कहेंगे क्योंकि उक्त ये विधि जो है ना सभी विधियों की मिश्रण है। जब सभी का मिश्रण है तो इसमें ये मानो सभी का क्या है? योग है ना। और इस शिक्षण में इसलिए क्या होता है? जैसे आवश्यकता हो
तो सभी जैसे कक्षाभिनय भी हो जाता है, रंगमंचाभिनय हो जाता है, यानी बहुत से नाटकों का तो प्रयोग कक्षा में ही कर लिया जाता है, और ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो तो रंगमंच पे भी प्रयोग अभिनय का कार्य करवाया जाता है। तो और कक्षाभिनय का कार्य भी आदर्श नाट्य विधि भी कह सकते हैं। यानी सभी जो विधियां अब तक जो हमने पढ़ी है, सभी विधियों का यह क्या है, मिश्रण है। कौन सी विधि, जिसका नाम क्या है, नाटक। नाटक शिक्षण में समवाय विधि जो विधि है वह सभी में क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उक्त सभी विधियों का सम्मिश्रण करके अध्यापक द्वारा नाटक शिक्षण करवाया समवाय विधि है। मतलब उक्त सभी विधियों का सम्मिश्रण करके अध्यापक द्वारा नाटक शिक्षण करवाना समवाय विधि है। इसे नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वश्रेष्ठ। बताओ क्यों कहा जाता है? क्योंकि सभी विधियों का क्या है, ये मिश्रण है। इसलिए सभी मिश्रण है, जैसी जैसी आवश्यकता होती है वैसे वैसे अभिनय का कार्य करवाया जाता है, वैसी वैसी विधियों का प्रयोग किया जाता है। सभी विधियों का मिश्रण होने के कारण यह विधि कैसी हो गई, सर्वश्रेष्ठ हो गई, है ना। तो नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? सर्वश्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि जब अध्यापकों को लगता है कि जब व्यय ज़्यादा हो रहा है तो कक्षाभिनय का कार्य करवा लेंगे, अच्छा लगता है कि अब व्यय करना चाहिए तो रंगमंचाभिनय का कार्य करवा लेंगे, तो ये मतलब समवाय है। समवाय का मतलब सभी का मिश्रण है। तो नाटक शिक्षण की बात करें तो नाटक शिक्षण की कितनी विधियां होती है? 5 विधियां होती है। पहली विधि का नाम है आदर्श नाट्य विधि। विधि का नाम क्या है भाई? आदर्श नाट्य विधि। दूसरी विधि की बात करें तो दूसरी विधि का नाम क्या है? व्याख्या विधि। दूसरी विधि का नाम क्या है? व्याख्या। जहां आवश्यकता होगी वहां वाक्य भी करेंगे। तीसरी विधि की बात करें तो कक्षाभिनय विधि या रंगमंचाभिनय विधि, पहले रंगमंच का अभिनय। चौथी विधि है कक्षाभिनय, और 5वीं विधि है जिसका नाम है समवाय विधि। समवाय मतलब जो 4 विधियां हैं उन चारों विधियों का क्या है, मिश्रण है। जैसे जैसे अध्यापक को आवश्यकता होती है वैसे वैसे उन विधियों का मिश्रण करता है और नाटक का प्रस्तुति का कार्य करता है, जिससे छात्रों का संस्कार यानी संस्कृति का क्या होता है, शिक्षण होता है। विधि का नाम क्या है? नाटक विधि। और नाटक की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी हो गई? समवाय विधि। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करें नाटक की योजना। नाटक की जो पाठ योजना है, नाटक को कैसे पाठ योजना के द्वारा सफल किया जा सकता है। नाटक का कार्य प्रारंभ करने से पहले कौन सी पाठ योजना के माध्यम से, कैसी कैसी पाठ योजना के माध्यम से छात्रों तक इसको पहुंचाया जाता है। देखिए, नाटक की पाठ योजना की बात करें तो नाटक जो होता है, उस नाटक की बात करें तो नाटक को पढ़ाने से पहले अध्यापक के द्वारा जो योजना प्लान बनाया जाता है उसे कहते हैं योजना, पाठ योजना। पाठ को प्रस्तुत करने की योजना। तो देखो वही चीज सबसे पहले आपको पहले बता रखा है। यहां पर सबसे पहले अध्यापक क्या करेगा? प्रस्तावना संबंधित प्रश्न करेगा छात्रों से, जिससे छात्रों के पूर्व ज्ञान का क्या होगा? परीक्षण होगा। अध्यापक क्या करता है? प्रस्तावना प्रश्न पूछता है। फिर क्या करता है? उद्देश्य कथन। क्या कहता है? उद्देश्य कथन कहता है। क्या कहता है? उद्देश्य कथन, कि आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, इस पाठ से संबंधित चर्चा करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ेंगे या अभिज्ञान शाकुंतलम का जो नाटक है उस नाटक के बारे में चर्चा करेंगे। फिर वाचन करता है। वाचन का मतलब बोलता है। सबसे पहले क्या करेगा? आदर्श वाचन करेगा। अब देखो, अनुकरण करेंगे छात्र केवल। अब यहाँ काठिन्य निवारण अशुद्धि संशोधन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या करता है अध्यापक, उनसे छात्रों से क्या करवाता है? नाटक करवाता है। अब नाटक करेगा तो पात्रों के अनुसार वो क्या करेंगे? वो भी ऐसे ऐसे कार्य करेंगे। फिर वाचन करता है तो आदर्श वाचन कौन करेगा? अध्यापक। और अनुकरण वाचन कौन करेगा? छात्र। इसके बाद में क्या होता है? बोध प्रश्न। बोध का मतलब इससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, पहले बोध प्रश्न करेंगे। अब बोध प्रश्नों के बाद में जो कमियां रहती है फिर उनका क्या करेगा? काठिन्य निवारण कौन करेगा? अध्यापक। फिर जो विषय वस्तु है, जो पात्र है, उन पात्रों से संबंधित प्रश्न पूछता है। और अभिनय, अभिनय का मतलब प्रमुख सोपान है। नाटक का प्रमुख सोपान क्या है? अभिनय। अभिनय का मतलब क्या होता है? नाटक करना। और नाटक शिक्षण का प्रमुख सोपान भी कौन सा हो गया? अभिनय। अच्छा, अभिनय कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आदर्शाभिनय है, भूमिका वितरणम और अनुकरणाभिनय है। बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखना, सभी लोगों को ये ध्यान रखने योग्य बात है। अभिनय कितने प्रकार के होते हैं? अभिनय 3 प्रकार के होते हैं। अभिनय कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आदर्शाभिनय
आदर्श अभिनय करना। अध्यापक करेगा, मतलब कक्षा के अंदर अध्यापक वाचिक अभिनय केवल बोल करके अभिनय करेगा। फिर भूमिका वितरण में अब छात्रों को अलग अलग भूमिकाएं रुचि के अनुसार उनको छात्रों को पात्र बना देगा, है ना। तो छात्रों को रुचि अनुसार पात्रों का वितरण करेगा। अनुकरणाभिनय, और छात्र उसका क्या करेंगे, अनुकरण करेंगे। ठीक है, अभिनय बहुत महत्वपूर्ण सोपान है। मतलब नाटक पाठ योजना का सबसे महत्वपूर्ण सोपान कौन सा है, अभिनय। और अभिनय कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आदर्श अभिनय। आदर्श अभिनय में अध्यापक द्वारा वाचिक अभिनय किया जाता है, वाणी से यानी बोल करके अभिनय करता है। आदर्श अभिनय में अध्यापक बोल करके क्या करता है, अभिनय करता है। भूमिका वितरण, छात्रों को रुचि के अनुसार पात्रों का वितरण करता है। छात्रों को रुचि के अनुसार पात्रों का क्या करता है, वितरण करता है। अनुकरणाभिनय, और छात्रों के द्वारा क्या किया जाता है, अनुकरण अभिनय किया जाता है। अनुकरण का मतलब जो कार्य किया उसका अनुकरण करते हैं। उसके बाद में मूल्यांकन किया जाता है, और यानी जो मूल्यांकन का मतलब मूल्यांकन संबंधी प्रश्न, और उसके बाद में छात्रों को गृह कार्य दे करके घर भेज दिया जाता है। नाटक शिक्षण की बात करें तो नाटक शिक्षण की हमने 5 विधियां पढ़ी। और नाटक की पाठ्य योजना की बात करें तो पाठ्य योजना में सबसे पहले क्या होता है, प्रस्तावना संबंधी प्रश्न। उसके बाद में उद्देश्य कथन। उसके बाद में वाचन। वाचन कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन कौन करता है, अध्यापक करता है। अनुकरण वाचन कौन करता है, छात्र करता है। फिर उसके बाद में बोध प्रश्न, विषय वस्तु से संबंधित जो भी बोध प्रश्न होते हैं वो बोध प्रश्न पूछे जाते हैं। और बोध प्रश्नों में सबसे पहले अध्यापक क्या करता है, बोध प्रश्न पूछता है। बोध प्रश्न के बाद में उनके काठिन्य निवारण करता है। जो कठिनता या गलतियां रहती है उन गलतियों को ठीक करने के लिए अध्यापक काठिन्य निवारण करवाता है। और उसके बाद विषय वस्तु संबंधी प्रश्न पूछता है। क्या करता है, विषय वस्तु संबंधी प्रश्न। उसके बाद में अभिनय। अभिनय का मतलब, अभिनय इसका प्रमुख सोपान है। अभिनय में अध्यापक सबसे पहले आदर्श अभिनय करता है, फिर भूमिका वितरण का कार्य करता है, और उसके बाद में अनुकरणाभिनय करता है ना। अनुकरणाभिनय, अनुकरण का काम तो छात्र करते हैं। आदर्श अभिनय अध्यापक द्वारा वाचिक अभिनय होता है। भूमिका वितरण में छात्रों को रुचि के अनुसार पात्रों का वितरण करता है। और अनुकरण अभिनय छात्रों द्वारा अनुकरण का कार्य किया जाता है। छात्रों को मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न दिए जाते हैं। गृह कार्य दे करके छात्रों को घर भेज दिया जाता है। ठीक है, प्रस्तावना, उद्देश्य कथनम, वाचनम। वाचन कितने प्रकार का, 2। कौन कौन सा, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। बोध प्रश्न, काठिन्य निवारण, फिर विषय वस्तु संबंधी प्रश्न। फिर अभिनय। अभिनय कितने प्रकार का, प्रमुख सोपान क्या है, अभिनय है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। आदर्श अभिनय, भूमिका वितरणम और अनुकरणाभिनय। और उसके बाद मूल्यांकन के बाद में गृह कार्य। मित्रों, इसी के साथ हमारा जो नाटक का जो कार्यक्रम था, चैप्टर था, जिसमें हमने शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा करी, जिसमें हमने नाटक शिक्षण के पाठ्य योजना की चर्चा करी, वो समाप्त होती है। अब हम चलते हैं आगे अनुवाद की ओर। एक होता अनुवाद शिक्षण। शिक्षण का नाम क्या है, अनुवाद शिक्षण। शिक्षण का नाम क्या है भाई, अनुवाद शिक्षण। देखिए, अनुवाद का मतलब क्या होता है कि भाषा को रूपांतरित करना, एक भाषा से दूसरी भाषा में। अनु का मतलब पीछे वध यानी बोलना, पीछे बोलना। जो हमने संस्कृत में बोला उसको हिंदी में बोलना, हिंदी को संस्कृत में बोलना, अंग्रेजी को संस्कृत में बोलना, संस्कृत को अंग्रेजी या हिंदी में बोलना। यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में उसका क्या करना, वाद करना। वाद का मतलब होता है बोलना। इसका उद्देश्य क्या है, द्विभाषा ज्ञान। अनुवाद शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, द्विभाषा ज्ञान। द्वि का मतलब होता है 2, और एक भाषा से दूसरी भाषा का ज्ञान प्राप्त होना ही क्या कहलाता है, द्विभाषा का ज्ञान कहलाता है। अनुवाद शिक्षण। अनुवाद शिक्षण का मतलब क्या हो गया, दूसरी भाषा का भी क्या होता है, उसको दूसरी भाषा का भी क्या होता है, ज्ञान। तो द्विभाषा ज्ञानम, एक भाषा से दूसरी भाषा का ज्ञान प्राप्त होना ही क्या कहलाता है, अनुवाद शिक्षण कहलाता है। अनुवाद शिक्षण के उद्देश्य, आप किसकी बात कर रहे हैं, हम अनुवाद शिक्षण के उद्देश्यों की बात कर रहे हैं। इनके उद्देश्यों की बात करें तो अनुवाद शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य क्या है उसकी हम चर्चा करते हैं। दोनों भाषाओं को बोध व व्याकरण का ज्ञान। इसमें क्या होता है, दोनों भाषाओं का बोध होता है तब व्याकरण का भी ज्ञान मिलता है। बात किसकी कर रहे हैं, अनुवाद शिक्षण की। अच्छा, अनुवाद शिक्षण की बात करें तो अनुवाद शिक्षण में दोनों भाषाओं का क्या होता है, बोध होता है, तथा व्याकरण का क्या मिलता है, ज्ञान। दोनों भाषाओं का बोध व व्याकरण का ज्ञान। क्योंकि बिना व्याकरण के ज्ञान की भाषा को रूपांतरित नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो दोनों भाषाओं का ज्ञान होता है, बोध होता है। जितनी भाषा है उतनी भाषाओं का सबसे पहले तो उनका क्या करो, बोध करो, और उसके बाद में व्याकरण का क्या होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए। बिना व्याकरण के ज्ञान में दूसरी भाषा में उसको रूपांतरित नहीं कर सकते। अनुवाद शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, द्विभाषा का ज्ञान।
इससे शुद्ध लेखन की योग्यता का देती है। शुद्ध लेखन की योग्यता देना, अनुवाद के द्वारा शुद्ध लेखन का भी ज्ञान होता है। विभिन्न भाषाओं में विद्यमान तत्वों को ग्रहण करके संस्कृत साहित्य का समृद्धिकरण करना। विभिन्न भाषाओं में विद्यमान जो भी तत्व हैं उन तत्वों को ग्रहण करके संस्कृत साहित्य का क्या करना, समृद्धिकरण करना। ठीक है। अनुवाद शिक्षण की बात करें तो अनुवाद जो शिक्षण होता है, इससे दोनों भाषाओं, जितनी भी भाषाओं में हम अनुवाद करने वाले हैं उतनी भाषाओं का क्या होता है, ज्ञान होता है, या बोध होता है, व्याकरण का ज्ञान होता है। इससे शुद्ध लेखन की योग्यता प्राप्त होती है। विभिन्न भाषाओं में विद्यमान तत्वों को ग्रहण करके संस्कृत साहित्य को समृद्धि करना, संस्कृत साहित्य का क्या करना, समृद्धिकरण करना है। यह अनुवाद जो होता है ना, यह अनुवाद मातृभाषा से संस्कृत में तथा संस्कृत से मातृभाषा में हो सकता है। यह अनुवाद किस किस में हो सकता है, मातृभाषा से संस्कृत में और संस्कृत से मातृभाषा में। अब हम संस्कृत की बात कर रहे हैं तो संस्कृत से मातृभाषा में और मातृभाषा से संस्कृत भाषा में हो सकता है। अनुवाद 3 प्रकार का होता है। अनुवाद कितने प्रकार का होता है भैया, 3 प्रकार का होता है। अनुवाद कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। देखिए, अनुवाद शिक्षण की एक बार फिर से बात करें। अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य क्या है, 2 भाषा को ज्ञान देना, द्विभाषा ज्ञान। उद्देश्यों की बात करें, 2 भाषाओं का बोध होता है, व्याकरण का ज्ञान होता है, शुद्ध लिखने की क्षमता का होती है या शुद्ध लिखने की योग्यता प्राप्त होती है। विभिन्न भाषाओं में जो विद्यमान तत्व हैं उनको ग्रहण करने से करके छात्र संस्कृत साहित्य का समृद्ध कर लेते हैं, समृद्धिकरण करते हैं। यह अनुवाद का जो कार्य है मातृभाषा से संस्कृत में हो सकता है, संस्कृत से मातृभाषा में हो सकता है। अब बात करें अनुवाद की, अनुवाद 3 प्रकार से होता है। अनुवाद कितने प्रकार का होता है भाई, 3 प्रकार का होता है। अनुवाद कितने प्रकार का होता है, तो अनुवाद 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। अनुवाद कितने प्रकार का होता है, अनुवाद 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार की बात करें, अक्षरशः अनुवाद, देखो नाम से ही बोध हो रहा है, अक्षर का मतलब होता है प्रत्येक अक्षर का क्या करना, अनुवाद। अक्षरशः अनुवाद है, अक्षरशः का मतलब अक्षरशः एक एक अक्षर का क्या होना चाहिए, अनुवाद। अक्षरशः अनुवाद है, इसमें समानार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है। जो समानार्थक शब्द है, अक्षर मतलब जो अक्षर दे रखे हैं उसी के समान वाला कोई शब्द होता है, उसी का क्या होता है, प्रयोग होता है। लेकिन कभी कभी अर्थांतर न्यास में अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। अर्थ का दूसरा अर्थ बताने के चक्कर में और अर्थ का अर्थांतरण करने के चक्कर में अर्थ का कभी कभी क्या होता है, अनर्थ हो जाता है। क्यों, क्योंकि सुक्ति, लोकोक्ति, मुहावरों में अक्षर से अनुवाद करना गलत है। अब क्या होता है, देखो ये जो अनुवाद का काम कार्य कर रहे हैं, अनुवाद को हमने 3 प्रकार से बांटा है और पहला जो प्रकार है उसका नाम है अक्षर से अनुवाद। अब देखिए, अक्षर से यानी प्रत्येक अक्षर का क्या करेंगे, अनुवाद करेंगे। जब प्रत्येक अक्षर का अनुवाद करेंगे तो कई बार क्या हो, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि जैसे हम लोग सुक्ति पढ़ रहे हैं, लोकोक्ति या मुहावरों का प्रयोग कर रहे हैं और उसका अर्थ अक्षर से अनुवाद करेंगे, तो प्रत्येक अक्षर का जब अनुवाद करेंगे तो उसका फिर क्या हो जाएगा, अनुवाद गलत हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। जो उसका अर्थ होना चाहिए वह अर्थ नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा, जो अर्थ होना चाहिए वो अर्थ नहीं होना पाएगा। तो अब बताओ, अक्षर से अनुवाद की बात करें तो जो अक्षर से अनुवाद होता है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा है, अक्षर से अनुवाद। अक्षर से अनुवाद में हम पढ़ रहे हैं कि प्रत्येक अक्षर का क्या होना, अनुवाद होना, जो सार्थक नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इसके द्वारा अनर्थ हो जाता है ना। दूसरा है छायानुवाद या भावानुवाद। पहला था अक्षर अनुवाद, दूसरा है छायानुवाद या भावानुवाद। भावों के अनुसार अनुवाद करना, या छाया का मतलब होता है भाव। प्रस्तुत अनुच्छेद के भावों के अनुसार अनुवाद होता है। भाव जो भी होते हैं ना, भावों के अनुसार होता है। यही श्रेष्ठ अनुवाद है। श्रेष्ठ अनुवाद कौन सा होता है भाई, भावानुवाद या छायानुवाद, क्योंकि इससे छात्रों की भावाभिव्यक्ति बढ़ती है। लेकिन यह भाषा शैली की उपेक्षा कर दी जाती है। जो भाषा की जो शैली है, मेथड है, तरीका है, स्किल्स है, वह क्या हो जाती है, उपेक्षित हो जाती है। बात करें अनुवाद, श्रेष्ठ अनुवाद कौन सा है, छाया अनुवाद।
छाया अनुवाद इसलिए है क्योंकि इसमें अनुच्छेद के भावों के अनुसार अनुवाद होता है। यही श्रेष्ठ अनुवाद है क्योंकि इससे छात्रों की भावाभिव्यक्ति बढ़ती है, लेकिन यह भाषा शैली की उपेक्षा, यहाँ भाषा की जो शैली होती है ना, उस शैली की क्या कर दी जाती है, उपेक्षा कर दी जाती है। छाया अनुवाद की बात करें तो अनुवाद कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का, अक्षरशः अनुवाद, छाया अनुवाद और छाया अनुवाद और तथ्यानुवाद। अक्षरशः अनुवाद की बात करें तो यहाँ प्रत्येक अक्षर का अनुवाद किया जाता है। छाया अनुवाद की बात करें तो भावों के अनुसार अनुवाद होता है, और यही क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, क्योंकि इससे छात्रों की भावाभिव्यक्ति बढ़ती है, लेकिन यह भाषा शैली की यहाँ उपेक्षा कर दी जाती है। और अंतिम है जिसका नाम है तथ्यानुवाद। तीसरे का नाम क्या है, तथ्यानुवाद। इस तरह के अनुवाद में अक्षरशः अनुवाद के साथ साथ भावों का मिश्रण भी किया जाता है। अब बताओ, तथ्यानुवाद की बात करें तो यहाँ देखो अक्षरशः अनुवाद भी जोड़ दिया जाता है और भावानुवाद भी जोड़ दिया जाता है, यानी इस अनुवाद में अक्षरशः अनुवाद के साथ साथ भावों का मिश्रण भी किया जाता है। यह ऐसा प्रतीत होता है कि यह अनुवाद उसी लेखक ने किया है जिसने मूल अनुच्छेद लिखा है। कहने का मतलब यह हुआ, जिसने मूल लिखा है ना, उसने इसका प्रयोग किया है। ठीक है, देखिए बात करें किसकी, अनुवाद की। अनुवाद कितने प्रकार का हुआ, 3 प्रकार का। पहला अक्षरशः, दूसरा भावानुवाद या छायानुवाद, और भावानुवाद या छायानुवाद श्रेष्ठ होता है क्योंकि इसमें भावों के अनुसार ये अनुवाद का कार्य किया जाता है। और तीसरा तथ्यानुवाद, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अक्षरशः अनुवाद के साथ इसका प्रयोग या अक्षरशः अनुवाद के साथ भावों का मिश्रण भी किया जाता है। और यह जो अनुवाद है वह भी दोनों का क्या है, मिश्रण समझिए। ठीक है, अनुवाद कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के। अब आगे चलते हैं अनुवाद की शिक्षण विधियां। अनुवाद की शिक्षण विधियों की बात करें तो अनुवाद जो शिक्षण होता है उसका कार्य हम किसके द्वारा कर सकते हैं, देखिए एक तो पुस्तक विधि के द्वारा। किसके द्वारा, पुस्तक विधि, यानी पुस्तक के द्वारा भी अनुवाद का कार्य कर सकते हैं। सामान्य बात आप सब जानते हैं, पुस्तकों के द्वारा भी क्या किया जाता है, अनुवाद किया जाता है। यानी इस विधि में अनुवाद के लिए पुस्तकों की सहायता ली जाती है, जैसे रचना अनुवाद कौमुदी। जैसे हिंदी से संस्कृत बना रहे हैं, संस्कृत से हिंदी बना रहे हैं, तो संस्कृत की किताब पुस्तक है जिसका नाम है रचना अनुवाद कौमुदी, तो इसकी सहायता ले ली जाती है। यहाँ अभ्यास के लिए वाक्य दिए जाते हैं, आरंभ में सरल तथा बाद में कठिन प्रश्न दिए जाते हैं। ठीक है, पहली विधि का नाम क्या, प्रश्न या पुस्तक विधि, अनुवाद शिक्षण विधि की बात करें तो पहली विधि कौन सी है, पुस्तक विधि। यानी पुस्तक विधि में अनुवाद के लिए पुस्तकों की क्या ली जाती है, सहायता ली जाती है, जैसे रचना अनुवाद कौमुदी। अभ्यास के लिए वाक्य दिए जाते हैं, आरंभ में सरल तथा बाद में कठिन प्रश्न होते हैं। ठीक है, दूसरी विधि की बात करें, द्विभाषा विधि। पहली विधि कौन सी है, पुस्तक विधि, और दूसरी विधि का नाम क्या है, द्विभाषा। द्वि यानी 2 भाषाओं में। इसमें एक व्यक्ति मातृभाषा में बोलता है तथा दूसरा उसका संस्कृत में रूपांतरण कर देता है। अब बताओ, 2 प्रकार की विधियां बोलता है, व्यक्ति किस भाषा में बोलता है, एक तो मातृभाषा में बोलता है, दूसरा उसको क्या करता है, संस्कृत में रूपांतरित करता है। एक व्यक्ति संस्कृत में बोलता है, दूसरा व्यक्ति उसको मातृभाषा में रूपांतरित करता है, यानी दूसरी भाषा में रूपांतरित करना। विधि का नाम क्या है, द्विभाषा विधि। एक व्यक्ति मातृभाषा में बोलता है तथा दूसरा उसका संस्कृत में रूपांतरण कर देता है। यहाँ व्यक्ति को दोनों भाषाओं का ज्ञान होता है। उस व्यक्ति को किसका ज्ञान होता है, संस्कृत का भी ज्ञान होता है, जबकि इस मातृभाषा का भी ज्ञान होता है। सम्मेलन में, साक्षात्कार में, संगोष्ठी आदि में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ अनेक प्रकार के अलग अलग भाषा के लोग होते हैं ना, तो उस भाषा का प्रयोग कर दिया जाता है, एक व्यक्ति उसको रूपांतरित करता है। जैसे गाइड जो होता है ना, गाइड, जैसे विदेशी लोग घूमने आते हैं तो गाइड क्या करता है, उनको हिंदी से संस्कृत में समझाता रहता है, या संस्कृत से हिंदी या अंग्रेजी में प्रयोग करता रहता है। जैसे यदि आप लोग विदेश जाते हैं और विदेश जाते हैं तो आपको वहाँ की भाषा का पता नहीं है, वहाँ लोग अंग्रेजी बोलेंगे, तो वो अंग्रेजी से आपको क्या किस में रूपांतरित करते हुए समझाएगा, हिंदी में समझाएगा। तो यहाँ सम्मेलन, साक्षात्कार, संगोष्ठी आदि में भी इस विधि का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। विधि का नाम क्या है, द्विभाषा विधि। पहली विधि का नाम क्या था, पुस्तक विधि। पुस्तक विधि में क्या करता है, पुस्तक की सहायता लेता है और अनुवाद करता है। दूसरे में द्विभाषा, दूसरी भाषा, एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यक्ति क्या करता है, रूपांतरित करता है। और तीसरी है जिसका नाम है तुलना या अनुकरण विधि, तुलना करने वाली विधि या अनुकरण करना। इसमें संस्कृत वाक्य बोलकर मातृभाषा या अन्य भाषा में उसके समान भावार्थ का वाक्य बोला जाता है। अब देखो, तुलना करेगा तो इसमें संस्कृत वाक्य बोलेगा पहले व्यक्ति, फिर मातृभाषा या अन्य भाषा में उसके समान भाव अर्थ वाले वाक्यों का बोला जाता है। इसमें छात्र दूसरी भाषा के वाक्यों के साथ साथ तुलना करते हैं तथा उनके वाक्यों का अनुकरण करते हैं।
विधि का नाम क्या है? तुलना। और तुलना का मतलब क्या होता है? तुलना करना होता है। अनुकरण का मतलब उसके पीछे पीछे अनुकरण करना। तो इसमें संस्कृत वाक्य बोलकर मातृभाषा या अन्य भाषा में उसके समान भावार्थ का वाक्य बोला जाता है। कि पहले क्या करता है व्यक्ति, संस्कृत वाक्य बोलता है, उसके बाद में क्या करता है मातृभाषा या अन्य भाषा के जो भी शब्द हैं समान भाव वाले, उन भावों के वाक्य को बोलता है। पहली बात, सबसे पहले व्यक्ति संस्कृत वाक्य बोलता है और संस्कृत भाषा के साथ साथ ही मातृभाषा या अन्य भाषा की जो समान भाव वाले वाक्य हैं उन वाक्यों को बोला जाता है। इसके बाद में व्यक्ति छात्र दूसरी भाषा के वाक्यों को साथ तुलना करते हैं। फिर कभी कभी क्या करता है, अन्य भाषा के जो भी वाक्य हैं उन वाक्यों के साथ में क्या की जाती है? तुलना कहते हैं। उनके साथ ही उनके वाक्यों का क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। और जैसे वाक्य हैं उन वाक्यों के अनुसार ही उनका क्या किया जाता है? अनुकरण किया जाता है। देखिए, बात करें अनुवाद विधि की। अनुवाद विधि कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की हो गई। पहली की बात करें तो पहली का नाम था पुस्तक विधि, यानी पुस्तक के माध्यम से अध्यापक क्या करता है? अनुवाद का कार्य करवाता है। फिर द्विभाषा, दूसरी भाषा यानी मातृभाषा से संस्कृत में और संस्कृत से मातृभाषा में रूपांतरित करवाता है, द्विभाषा। और तीसरी यानी समान वाक्यों को बोले करके दूसरी भाषा में तुलना करवाता है। तो जो भी भाषा में बोलेगा उसके बाद में उसकी क्या करता है? तुलना करवाता है। अच्छा, अनुवाद के प्रकार की बात करो तो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, अक्षर अनुवाद, छाया अनुवाद और तथ्यानुवाद। छाया अनुवाद को भी भवानुवाद भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं अनुवाद और अनुवाद शिक्षण की पाठ्य योजना। अनुवाद को कैसे कैसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए? नाम है अनुवाद पाठ्य योजना। अनुवाद की पाठ्य योजना। देखिए, अनुवाद पाठ्य योजना की बात करें तो वही सामान्य बात है। सबसे पहले क्या करेगा? प्रस्तावना। देखिए, थोड़ा सा इसमें थोड़ा ध्यान रखना, काम याद होना चाहिए। यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है। सबसे पहले अध्यापक क्या करता है? प्रस्तावना प्रश्न करता है। उसके बाद में अध्यापक क्या करता है? उद्देश्य कथन कहता है। उसके बाद में अध्यापक क्या करता है? प्रस्तुतिकरण करता है। प्रस्तुत करता है, जो भी चैप्टर पढ़ाना होता है उसको क्या करता है? प्रस्तुत करता है। सबसे पहले प्रस्तावना, उद्देश्य कथन और प्रस्तुतिकरण। जैसे प्रस्तुतिकरण होगा, छात्रों को समझाएगा और उसी के बाद में क्या होता है? मौन वाचन होता है। क्या होता है भाई? मौन वाचन। मौन वाचन क्या होता है? बिना होठ हो हिलाए या मुख को हिलाए किया जाने वाला वाचन क्या कहलाता है? मौन वाचन। छात्र मौन वाचन करते हैं। फिर क्या करता है? चित्रांकनम। फिर क्या होता है? चित्रांकनम। देखो, इसको क्रम से याद रखना। पहले सबसे पहले प्रस्तावना, फिर उद्देश्य कथन, फिर उद्देश्य कथन के बाद में प्रस्तुतिकरण, फिर प्रस्तुतिकरण के बाद में मौन वाचन और मौन वाचन के बाद में चित्रांकन। जैसे चित्रांकन करेगा, फिर अध्यापक क्या करेगा? उनसे जो गलतियां रहेगी तो उन गलतियों के निवारण के लिए क्या करता है? काठिन्य निवारण करेगा। क्या करेगा? काठिन्य निवारण। अध्यापक क्या करता है? काठिन्य निवारण करता है। फिर काठिन्य निवारण के बाद में उनको मौखिक कार्य दिया जाता है। जब मौखिक कार्य से वो समझ नहीं पाते हैं तो फिर अध्यापक क्या करता है? श्यामपट्ट पर कार्य करता है, बोर्ड पर कार्य करता है। फिर जो गलतियां रहती है उसका संशोधन करता है और छात्र क्या करते हैं? उसके बाद सामान्यीकरण करते हैं। फिर सिद्धांतों को अध्यापक निरूपित करता है, अभ्यास कार्य करवाता है और उनके बाद उनको गृह कार्य दे दिया जाता है। देखिए, 13 स्टेप है क्रम से, त्रयोदश प्रकार से इसको प्रस्तुत किया जाता है। सबसे पहले प्रस्तावना। सबसे पहले अध्यापक क्या करेगा? प्रस्तावना प्रस्तुत करेगा। अच्छा, फिर उसके बाद में प्रस्तावना के बाद में उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन के बाद में प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण के बाद में मौन वाचन, मौन वाचन के बाद में चित्रांकन, चित्रांकन के बाद में काठिन्य निवारण, काठिन्य निवारण के बाद में मौखिक कार्य, मौखिक कार्य बाद में श्यामपट्ट कार्य, श्यामपट्ट कार्य के बाद में संशोधन कार्य और संशोधन के बाद में सामान्यीकरण करते हैं छात्र। इन समय और सिद्धांतों को निरूपित करता है अध्यापक और अभ्यास कार्य करवाता है और गृह कार्य देकर इनको घर की ओर भेज देता है। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, पाठ्य योजना का नाम क्या है? अनुवाद पाठ्य योजना। अनुवाद पाठ्य योजना की बात करें तो इस अनुवाद पाठ्य योजना में सबसे पहले शिक्षक प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न पूछता है, उसके बाद में उद्देश्य कथन कहता है, उद्देश्य कथन के बाद में विषय को उपस्थित करता है यानी प्रस्तुत करता है। जैसे प्रस्तुत करता है उसके बाद में छात्रों से क्या करवाता है? मौन वाचन किया। वही ध्यान से आप लोग इसको पढ़ो एक बार। जब मौन वाचन छात्र करते हैं तो उसके बाद में चित्रांकन करता है, चित्रों को प्रस्तुत करता है, अनुवाद के समझाने के लिए चित्रांकन करता है। उसके बाद में जो गलतियां होती है उनको ठीक करने के लिए अध्यापक काठिन्य निवारण का कार्य करवाता है। क्या करवाता है? काठिन्य निवारण। और काठिन्य निवारण करवाने के बाद उनसे कौन सा कार्य करवाता है? मौखिक कार्य। हाँ भैया, आप बताइए। मौखिक कार्य करवाता है। अब मौखिक कार्य में जो कमियां होती है उसको ठीक करने के लिए अध्यापक श्यामपट्ट पर समझाता है, यानी मौखिक से नहीं समझ पाते हैं तो श्यामपट्ट कार्य करवाता है।
जब शाम पट पे कार्य करता है अध्यापक और छात्रों से भी करवाता है तो उनसे गलतियां होती है तो उनका क्या करता है, संशोधन करता है। क्या करता है, संशोधन करता है। उसके बाद में सामान्यीकरण होता है और सिद्धांतों को निरूपित किया जाता है। प्रयोग व अभ्यास कार्य करवा करके मूल्यांकन संबंधी जो कार्य करवाता है उसके बाद में गृह कार्य दिया जाता है। ठीक है, अनुवाद पाठ्य योजना की बात करूं तो पहला कौन सा है, प्रस्तावना। उसके बाद में उद्देश्य कथन, उसके बाद में प्रस्तुतिकरणम, प्रस्तुतिकरणम के बाद में मौन वाचन, मौन वाचन के बाद में चित्रांकन, चित्रांकन के बाद में काठिन्य निवारण, काठिन्य निवारण के बाद में मौखिक कार्य, मौखिक कार्य के बाद में श्यामपट्ट कार्य, श्यामपट्ट कार्य के बाद में संशोधन, संशोधन के बाद में सामान्यीकरण, सामान्यीकरण के बाद में सिद्धांत निरूपण और उसके बाद में अभ्यास कार्य व गृह कार्य। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण है। क्रम पूछ लिया जाता है इसलिए आपको क्रम से याद होना चाहिए। हाँ भाई बताइए, पहला कौन सा है, प्रस्तावना। दूसरा कौन सा है, उद्देश्य कथन। तीसरा कौन सा है, प्रस्तुतिकरण। चौथा कौन सा है, प्रस्तुत करने के बाद में मौन वाचन। पांचवा कौन सा है, चित्रांकन। पांचवा कौन सा है भाई, चित्रांकन। पांचवा कौन सा है, चित्रांकन। छठा कौन सा है, काठिन्य निवारण। क्या करवाता है अध्यापक, काठिन्य निवारण। सातवें नंबर पे उनसे क्या करता है, मौखिक कार्य। आठवें नंबर पे मौखिक कार्य के बाद में श्यामपट्ट कार्य। आठवां कौन सा है, श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में जो गलतियां होती है तो उनका क्या करवाता है, संशोधन। 9वें नंबर पे क्या होगा, संशोधन। संशोधन के बाद में अध्यापक क्या करता है, सामान्यीकरण, सामान्यीकरण करता है ना। फिर उसके बाद में सिद्धांतों को क्या करता है, निरूपित करता है। 11 नंबर पे कौन सा हो गया, 9वें नंबर पे संशोधन। 10वें नंबर पे सामान्यीकरण। 11वें नंबर पे सिद्धांत निरूपण और 12वें पे क्या करता है, अभ्यास कार्य और 13 पे क्या करता है, गृह कार्य दे दिया जाता है। इसी के साथ हमारी जो टीचिंग मेथड जिसे शिक्षण विधियों के नाम से जाना जाता था उस शिक्षण विधियों का ये चैप्टर जो समाप्त होता है। कौन सा चैप्टर समाप्त होता है भैया, शिक्षण विधियां। और शिक्षण विधियों की बात करें तो शिक्षण विधियों के साथ साथ हमने पाठ्य योजना का कार्य भी किया है। तो शिक्षण विधियों की बात करें तो हमने पहली पढ़ी शिक्षण विधि व्याकरण, शिक्षण विधि और व्याकरण की पाठ्य योजना। फिर उसके बाद हमने पढ़ा गद्य की शिक्षण विधि, गद्य की पाठ्य योजना। फिर पद्य की शिक्षण विधि, पद्य की पाठ्य योजना। फिर नाटक की शिक्षण विधि और नाटक की पाठ्य योजना। और अभी हम जो पढ़ रहे थे जिसका नाम था अनुवाद की शिक्षण विधि और अनुवाद की पाठ्य योजना। इसके साथ हमारा जो अध्याय था, जो पाठ्यक्रम में शिक्षण विधियों का जो अध्याय था वह समाप्त होता है।